बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एकालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एकालॉजी क्या होती है, और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। इससे पहले कि हम किसी टॉपिक की तरफ जाएं, हम सबसे पहले एकालॉजी के इस चैप्टर का माइंड मैप देखते हैं। यानी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो आइए माइंड मैप हम अपना एक ज़हनी खाका बनाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एनवायरनमेंट एंड इट्स पार्ट्स। एनवायरनमेंट एंड इट्स पार्ट्स। एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। नंबर 2, एकालॉजी एंड इकोसिस्टम। एकालॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। कार्बन साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कार्बन साइकिल। देन वी विल स्टडी ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या होता है और ऑक्सीजन साइकिल किसे कहते हैं। फिर हम स्टडी करेंगे एकालॉजिकल पिरामिड। एकालॉजिकल पिरामिड क्या होती है और ये कैसे बनती है और इससे हमारी क्या मुराद है। फिर हमने पढ़ना है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ा है, हमने पढ़ चुकेंगे। फिर हमने इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ़्लो करती है, एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ज़ाहिर है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारा जो माहौल है, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर हम इन एकालॉजिकल इंटरडिपेंडेंस जो है, यानी एकालॉजी का एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, एक दूसरे पर उनका कैसे इन्हिसार होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एकालॉजिकल इम्बैलेंसेस। यानी एकालॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है एकालॉजिकल इम्बैलेंसेस। यानी एकालॉजी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, जो कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ने हमें दी हैं, उसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, एक चीज़ कम हो जाती है, तो इस तरह एक अदम तवाज़न पैदा हो जाता है जिसे एकालॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि एकालॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन क्या है। यानी सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के सलूशन क्या हैं, उनके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा ये चैप्टर है साइंस का, और इसका चैप्टर का नाम है एकालॉजी। और इस चैप्टर के अंदर हम एनवायरनमेंट और इसके प्रॉब्लम के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, एकालॉजी और इकोसिस्टम के बारे में, कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल्स के बारे में, एनर्जी फ़्लो इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी जो फ़्लो होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। एकालॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। एकालॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, यानी एकालॉजिकल जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका इन्हिसार होता है, उस इंटरडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर एकालॉजिकल जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। एकालॉजिकल इम्बैलेंसेस, अदम तवाज़न माहौल के अंदर कैसे पैदा होता है। और फिर हम एकालॉजिकल, इस एकालॉजी की इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम के जो सलूशन हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, और हम प्रैक्टिकली उनका सलूशन पेश करेंगे कि इसमें कि जो प्रॉब्लम है, ये मसाइल हैं, इनका सलूशन क्या है, इनका हल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस मेक आवर एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का मजमुआ इन्वायरमेंट कहलाता है, माहौल कहलाता है। मा अरबी का लफ्ज़ है, मा जो, होल इर्द गिर्द, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, वो चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो,
वो सारे का सारा हमारा माहौल है। ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें हवा शामिल है, एयर। उसमें पानी शामिल है, वाटर। प्लांट्स, पौधे हैं, वो इसमें माहौल में होते हैं। एनिमल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, छोटे बड़े। बड़े जानवर भी होते हैं, पालतू जानवर भी होते हैं, अशरातुल अर्ज़ भी होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े। परिंदे भी हैं। मुख्तलिफ़ जो जानवर पाए जाते हैं वो भी माहौल में होते हैं। मुख्तलिफ़ माहौल में मुख्तलिफ़ जानवर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ पौधे पाए जाते हैं। और साइल जो है, मट्टी, वो माहौल का हिस्सा होती है, एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, इसी तरह व्हीकल्स हैं, इसी तरह पहाड़ हैं, मैदान हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। द एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल एट्सेट्रा। पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के हिस्से कौन से होते हैं? देर आर टू पार्ट्स ऑफ, टू पार्ट्स आर कंपोनेंट्स। पार्ट्स को कंपोनेंट्स भी कहते हैं। देर आर टू पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के दो हिस्से या दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से हैं? नंबर वन है बायोटिक कंपोनेंट्स। जिंदा जो चीज़ें हैं जितनी भी हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इस हिस्से को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है ए बायोटिक कंपोनेंट, यानी बेजान चीज़ें। पत्थर है, लकड़ी है, हवा है, ज़मीन है, मट्टी है, पानी है, रेत है। ये जितने भी हैं ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। और नॉन लिविंग जितने भी चीज़ें हैं वो ए बायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स। There are two part or components of the environment. Number one biotic component and number two abiotic component. अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट जो है उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं? ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। जितनी जिंदा चीज़ें हैं ना, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, दरख्त हैं, सब्ज़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो ज़िंदा हैं, परिंदे हैं और बहुत सारी ज़िंदा चीज़ें जो हमारे माहौल में पाई जाती हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं। उसमें से कुछ जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं, कुछ नुकसानदेह हैं। तो वो सारी ज़िंदा चीज़ें पौधे और जानवरों समेत वो एक हिस्सा बनाते हैं माहौल का, इस हिस्से को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। जिंदा चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये हिस्सा। आपका होमवर्क है, ये क्लास वर्क है या स्कूल वर्क। क्लास में तो हमने लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स। 5 एनिमल्स और 5 जो 5 जानवर हैं और 5 पौधे हैं उनकी एक लिस्ट अपनी नोटबुक के ऊपर बनाएं। ये कुछ तस्वीरें आपको सामने नज़र आ रही हैं, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं। आप इनके नाम जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें। और आपका जो स्कूल वर्क है, यानी आप जो घर में काम करेंगे, उसमें आपने क्या करना है? ड्रा और पेस्ट 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स। 5 एनिमल्स और 5 प्लांट्स, 5 पौधे जो हैं, या तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर उनको ड्रा करें या फिर आप उनकी तस्वीरें पेस्ट करें। तो ये आपका स्कूल वर्क है, यानी वो स्कूल वर्क, वो काम जो स्कूल की तरफ से है और आपने घर पर करना है। नेक्स्ट है ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। वो तमाम बेजान चीज़ें जो हमारे माहौल में पाई जाती हैं उसे ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बेजान चीज़ों का मजमूआ होता है, इसमें सारी बेजान चीज़ें शामिल हैं। जैसे आप देखें कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? विंड है, हवा, सनलाइट, ये भी बेजान होता है, रोशनी, साइल, मट्टी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, हवा है। एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है,
ये बेजान चीज़ें जो हैं वो, और वाटर पानी जो है ये भी बेजान है। तो ये बेजान चीज़ें जो जानदार नहीं हैं वो मिलकर ए बायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं। तो क्लास वर्क में हमने 10 चीज़ें जो हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 नॉन लिविंग थिंग्स इन द क्लास। क्लास में आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द 10 बेजान चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है। जैसे चेयर है, टेबल है, विंडो है, बल्ब है। इस तरह अपने 10 जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी लिस्ट आप क्लास में बैठकर बनाएं। और स्कूल वर्क यानी जो आप घर पे करेंगे, ड्रा और पेस्ट 10 नॉन लिविंग थिंग्स। 10 बेजान चीज़ों की तस्वीरें या तो आप ड्रा करें कापी के ऊपर या उनकी तस्वीरें पेस्ट करें। आइए अब देखते हैं एकोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज़ एकोलॉजी, किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एकोलॉजी। The study of relationship between the biotic and abiotic components of the environment is called ecology। जो माहौल के अंदर हमने देखा कि उसमें बायोटिक यानी ज़िंदा चीज़ें भी होती हैं और एबायोटिक चीज़ें भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, यानी माहौल के साथ जो इंसान का या जानवरों का या दूसरी जो चीज़ें हैं उनका जो माहौल के साथ ताल्लुक़ होता है, जो ज़िंदा और बेजान चीज़ों का जो आपस में ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप होती है, इसकी स्टडी को एकोलॉजी कहते हैं। एकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट इज़ एकोलॉजी? एकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड abiotic components of the environment। इकोसिस्टम क्या होता है? What is an ecosystem? The biotic and abiotic components interact and are interdependent। ये जो बायोटिक जिंदा और एबायोटिक बेजान कंपोनेंट्स होते हैं, इससे होते हैं इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, बेजान है, लेकिन जानवर और हम इंसान इससे सांस लेते हैं। तो गोया कि ऑक्सीजन बेजान है और हम जानदार हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं। ये बेजान चीज़ हमारे जिस्म में आती है और हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानदार जो हैं, जानवर और पौधे जो हैं वो जानवर और इंसान, ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं खुराक बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो बेजान चीज़ें और जानदार चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अमल करती हैं, और वो आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है उनका इन्हिसार होता है एक दूसरे पर। ठीक है, ऑक्सीजन है वो बेजान है, तो इंसानों और जानवरों का इन्हिसार है, वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जानवर और इंसान ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक बेजान चीज़ है, पौधे इसे अपनी खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये जानदार चीज़ें जो होती हैं वो बेजान चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की हमें मिकदार चाहिए होती है, वो पौधे रात के वक्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो एयर होती है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार पूरी हो जाती है। तो ये जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, इंटरडिपेंडेंट है। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन and interdependence between biotic and abiotic components of the environment is called ecosystem। ये एक सिस्टम बन जाता है। बेजान चीज़ें जानदार चीज़ों पर इन्हिसार करती हैं, बेजान चीज़ें जानदार चीज़ों के जिस्म में आती हैं, जानदार चीज़ें जो हैं बेजान चीज़ें खारिज करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो ये जो जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें जो हैं एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं और एक दूसरे पर मुनसर होती हैं।
तो इनके जो आपस में इंटरेक्शन से और इंटरडिपेंडेंस से एक सिस्टम बनता है। इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस between biotic and abiotic components of the environment is called ecosystem. Ecosystem provides food. Ecosystem जो होता है वो खुराक फ्राहम करता है, शेल्टर, पनाह, रहने की जगह, and all other essentials to the living things. Ecosystem के अंदर जो living things होती हैं, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, उनकी जितनी ज़रूरियात हैं वो इकोसिस्टम पूरी करता है। जैसे खुराक है, शेल्टर है यानी पनाह है, उनका रहने की जगह है, और इसी तरह ऑक्सीजन है। इसी तरह दूसरी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ये ज़िंदा चीज़ें कहाँ से हासिल करती हैं? उस इकोसिस्टम से। अगर इकोसिस्टम में वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इकोसिस्टम जो है क्या होता है? इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट सिस्टम। ये जो इकोसिस्टम होता है ये मुकम्मल तौर पर ख़ुद एनहसार होता है, यानी इसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं और इसी के अंदर चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। अगर कोई चीज़ कहीं पर किसी इकोसिस्टम में नहीं है तो बाहर से उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर उसे बाहर से भी नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि वो इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जानदार और बेजान एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और इस इकोसिस्टम के अंदर उन जानदारों को, ज़िंदा चीज़ों को खुराक भी मिलती है, उन्हें शेल्टर भी मिलता है और उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात जो हैं वो भी मुहैया होती हैं। तो इकोसिस्टम एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट यानी ख़ुद एनहसार होता है, ख़ुद अपने आप पर वो एनहसार करता है, वो दूसरों का मोहताज उस तरीके से नहीं होता। अगर कहीं किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो अगर उसके एनवायरनमेंट से उसको वो चीज़ मिलती है तो वो इकोसिस्टम कायम रहेगा, वरना वो इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इकोसिस्टम में आप देखें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हीट है वो ट्रांसफ़र होके जा रही है। ये हीट एक बेजान चीज़ है। सन है, इससे भी ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ से लाइट रेज आती हैं, इधर से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा से मिलती है। तो पौधे जो हैं वो खुराक अपनी बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। ये खुराक अपनी बनाते हैं, वो जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर इसी तरह हीट जो है और ये मुख्तलिफ ट्रांसफ़र होती है। यहाँ से जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो खुराक की शक्ल में जानवरों में ट्रांसफ़र होती है। परिंदे और बंदर है और मुख्तलिफ जानवर हैं जो इन पौधों को और इनके बीज और इनके मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह कंज्यूमर से फिर जो है ये जब मरते हैं, ख़राब होते हैं, और उससे फिर ये बैक्टीरिया वगैरह जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये इनको डीकम्पोज करते हैं, और इस तरह ये दोबारा से हीट एनर्जी जो है वो एबायोटिक सिस्टम में, एबायोटिक कंपोनेंट में चली जाती है। तो इस तरह ये पूरा जो है एक सिस्टम बन जाता है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल हैं इकोसिस्टम की क्या हैं। इकोसिस्टम में आप देखते हैं तो इकोसिस्टम में जैसे ए पॉन्ड है, एक जोहड़ है, वो भी एक इकोसिस्टम है छोटा सा, जिसमें उसमें मेंढक हैं या कोई भी छोटे जानवर हैं तो उनको वहाँ से खुराक भी मिलती है, उनको ऑक्सीजन भी मिलती है और उनको शेल्टर भी मिलता है वहाँ से। एन एक्वेरियम, एक्वेरियम वो होता है जिसमें घर में हम मछलियाँ रखते हैं, ये भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है। इसके अंदर हवा भी मछलियों को मिलती है, इसी तरह इनको खुराक भी मिलती है, खुराक हम बाहर से डालते भी हैं। जब तक ये एक उनकी ज़रूरियात मछलियों की पूरी करता रहता है एक्वेरियम, वो एक्वेरियम जो है वो सही रहता है। लेकिन अगर कोई चीज़ भी इसमें कमी हो जाएगी, मसलन हम खुराक डालना बंद कर दें तो मछलियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, इस पानी में नहीं जाएगी, तो भी मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकेंगी, तो ये इकोसिस्टम फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इकोसिस्टम में खुराक और रिहाइश और पनाह और ये दूसरी जितनी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो उस जानदार को मिलनी चाहिए। फॉरेस्ट जो है वो भी एक इकोसिस्टम है, जंगल है, उसमें जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी खुराक, उनकी शेल्टर, उनका पूरा एक निज़ाम होता है वहाँ
रिवर जो है, दरिया, ये भी एक इकोसिस्टम है जिसमें मछलियाँ हैं और दूसरे दीगर जो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको अपनी खुराक और शेल्टर और दीगर चीज़ें मिलती हैं। आसी जो है समुंदर भी एक इकोसिस्टम है, ये एक बड़ा इकोसिस्टम है। द होल अर्थ, पूरी ज़मीन जो है ये भी एक इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम जो है एक बड़ा भी, बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा सा भी हो सकता है। शर्त यह है कि इकोसिस्टम में किसी भी जानदार की जो ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसे मिल रही हूँ। तो आपका जो स्कूल वर्क है यानी जो आपने घर में करना है वो क्या है, ड्रा और पेस्ट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आप ड्रा करें नोटबुक के ऊपर या उसे पेस्ट करें। प्रैक्टिस करें ज़रा थोड़ी सी। हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा है इन्वायरमेंट। रिवाइज करें कि इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। फिर हमने पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कौन कौन से हिस्से होते हैं। हमने देखा कि दो होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि जितनी ज़िंदा चीज़ें होती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें ऑल नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। एकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप की, इसकी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की आपस में जो रिलेशनशिप है, जिस साइंस में, ये बायोलॉजी की एक शाख है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसे एकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी जानदार को उसकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मिलती हैं और जो सेल्फ रिलायंट होता है और सेल्फ सफिशेंट होता है, जो ख़ुद एनएसआर होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिस करें 5 मिनट के लिए। आप देखें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, इसको रिवाइज़ कर लें। आइए, मुझे उम्मीद है कि आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। अब हम असेसमेंट लेते हैं, हम अपना जायज़ा ख़ुद लेते हैं कि हमने क्या अब तक जो पढ़ा है, क्या हमें वो समझ आ गया है। तो इसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टाइम। हर आइटम के साथ एक लगा हुआ है, एक टाइम लगा हुआ है। इस टाइम में आपने इसको पुर करना है। यू हैव 30 सेकेंड्स टू कंप्लीट द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है, खाली जगह है, इसको पुर करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है। प्लीज़ राइट ओनली द लेटर वर्ड्स फ्रेजेस रिक्वायर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सिर्फ आपने वो जो एक लेटर है या एक लफ्ज़ है या एक फ्रेज़ है जो खाली जगह में आनी चाहिए, वो सिर्फ लिखनी है, पूरा नहीं लिखना, पूरा पूरा जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी। राइट द करेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स इन द आंसर शीट। आंसर शीट में जो आइटम का नंबर यहाँ दिया हुआ है असेसमेंट में, वही आपने लिखना है। जैसे 1 है तो 1 के सामने जो उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में जो जगह आती है वो लिखनी है। और फिर ये भी ख्याल रखें, नंबर 5, ओवर राइटिंग, रेजिंग एंड हाइडिंग द आंसर विल गिव यू 0 मार्क्स। अगर आपने ओवर राइट किया है, काट के लिखा है, रेज किया है यानी कि आपने उसको मिटाया है, मिटा के लिखा है, या वो वाइटनर वगैरह लगा के उसको हाइड करने की, छिपाने की कोशिश की है, तो इसका आपको 0 नंबर मिलेगा। टेक केयर ऑफ स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग विल गिव यू 0 मार्क्स। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें, स्पेलिंग अगर गलत होंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये वो हदायत हैं जिन पर अमल करना है। हर आइटम जो है 30 सेकंड के लिए आपके सामने आएगा। सिर्फ खाली जगह में जो चीज़ आती है वो आपने लिखनी है। जो नंबर जो है सवाल का यहाँ दिया हुआ है, वही 1 के सामने 1 ही लिखेंगे। अगर 1 के सामने 2 का आंसर लिख दिया, या 2 के सामने 3 का लिख दिया, या 3 के सामने 1 का लिख दिया, तो नंबर आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस मेक अवर डैश। सेकंड आ गया,
The two components of environment are dash and abiotic. Number 3, all dash present in the environment are called biotic components. All dash present in the environment are called biotic components. Number 4, light is a part of dash component of environment. Number 5, dash is the study of relationship between the biotic and abiotic components of the environment. Number 6, dash is the system formed by the interaction of biotic and abiotic components. Number 7, a pond is an example of dash. Number 8, an ecosystem provides dash, shelter and other necessities of life. Number 9, a classroom is dash an ecosystem because it is not self-reliant. Number 10, ecology is a branch of dash. जी टाइम इज़ ओवर. ये चैनल तालीम मंजिल है जिसमें एजुकेशनल वीडियोस हम अपलोड करते हैं. स्टूडेंट्स इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, सीखें इसे
साइंस जो है वो आसानी से आसान तरीके से समझाई जा रही है। हमने इसको सीखना है और हमने साइंस को समझना भी है और साइंस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करना है। तालीम मंजिल चैनल है, इसे आप लाइक भी कीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अब जो हमारा टेस्ट हुआ है उसमें उसकी की यानी आपने जो आंसर लिखे हैं उनको इस की के साथ देखें, मिलाएं, आपके आंसर ठीक हैं या नहीं। और अगर ज़्यादा नंबर नहीं आए 10 में से, अगर आप 8 मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा से ये टेस्ट दीजिए ताकि आपकी साइंस की जो लर्निंग है, साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छे से हो जाए। तो पहला जो सवाल था, पहला जो आइटम था, उसका आंसर था एनवायरनमेंट, दूसरा है बायोटिक, थर्ड है लिविंग थिंग्स, 4 है एबायोटिक, 5 है इकोलॉजी, 6 है इकोसिस्टम, 7 है बी इकोसिस्टम है, 8 फूड है और 9 नॉट और 10 है बायोलॉजी। तो ये थे। अगर आपके 8 से कम नंबर हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा से ये टेस्ट दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।